हेलो क्लास 10 चिल्ड्रन। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपका चैप्टर जिसका नाम है पावर शेयरिंग, सिविक्स चैप्टर नंबर 1, पावर शेयरिंग। तो हम कहानी की शुरुआत करेंगे बेल्जियम से। पहला एग्जाम्पल बेल्जियम। तो बेल्जियम की लोकेशन देखो, बेल्जियम लोकेटेड है यूरोप में और हरियाणा से थोड़ा छोटा है। और नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो हैं नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग। तो ये है लोकेशन इसकी और इसके नेबरिंग कंट्रीज। अब समझते हैं एथनिक कंपोजिशन, यानी कि इनकी जातीय बनावट क्या है, एथनिक कंपोजिशन क्या है, कौन से अलग अलग तरह के लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ की डाइवर्सिटी क्या है। तो 40% ऐसे लोग हैं जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं और वेलोनिया रीजन में रहते हैं, यानी कि 40% फ्रेंच स्पीकिंग। ठीक है, 59% हैं जो कि डच स्पीकर्स हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। ठीक है, तो 59 और फ्लेमिश, तो ये ध्यान रखना। 40% फ्रेंच जो कि माइनॉरिटी हो गई, 59% डच स्पीकर जो कि मेजोरिटी हो गई, और थोड़े से बेचारे 1% जर्मन स्पीकर्स भी यहाँ पे रहते हैं। अब जो एथनिक कॉम्पोजिशन है यहाँ की कैपिटल सिटी की, कैपिटल सिटी का नाम है ब्रसेल्स। वहाँ कहानी बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि इसको बुक में इन्हें स्पेशल प्रॉब्लम बोला गया है। ठीक है, तो क्या स्पेशल प्रॉब्लम है? वहाँ मेजोरिटी माइनॉरिटी बिल्कुल अलग है, वो अपोजिट हो जाती है। वहाँ 20% डच स्पीकर्स हैं जो कि माइनॉरिटी में आ गए, और 80% फ्रेंच स्पीकर्स हैं जो कि वहाँ पे मेजोरिटी में हैं। यानी कि पूरे देश में माइनॉरिटी मेजोरिटी अलग है और कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी मेजोरिटी अलग है। ठीक है, चलो ठीक है भाई, हर देश में डाइवर्सिटी होती है, बेल्जियम में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अब क्या समस्या आ गई, कॉजेज ऑफ टेंशन क्या है, टेंशन क्यों बढ़ गई? तो 1950-60 के दशक में क्या हुआ ये कि जो डच स्पीकर्स हैं उनको फ्रेंच स्पीकर्स जो कि माइनॉरिटी में हैं उनकी एजुकेशनल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से तकलीफ होने लगी। ठीक है, तो माइनॉरिटी में हैं लेकिन एडवांस हैं, माइनॉरिटी में हैं लेकिन जो है अमीर हैं, माइनॉरिटी में हैं इकोनॉमिकली एडवांस हैं। तो ये चीज़ जो है अब दर्द कर रही है, तकलीफ दे रही है डच स्पीकर्स को, जिनको ये चीज़ें काफ़ी बाद में मिली। तो टेंशन जनरेट हो जाती है। अब टेंशन जनरेट होती है तो इस चिंता का कारण तो है, तो कोई निवारण भी होगा, बिल्कुल। तो इन्होंने निवारण किया। इन्होंने क्या किया? 4 टाइम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सुधारा, 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए। कब से कब तक? 1970 से 1993 तक, 1970 से 1993 तक। क्या सुधार किए? सुधार ये किए, नंबर 1 तो इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस बात को याद रखो, इसको एकोमोडेशन मॉडल ऑफ बेल्जियम बोला जाता है। ठीक है, तो इन्होंने एकोमोडेशन किया, यानी कि जो प्रॉब्लम आई थी उसको उन्होंने ठीक किया, अपनी सोसाइटी को सेटल किया, अपने सोशल इश्यूज को सेटल किया। क्या करके? पावर शेयर करके। ठीक है, कैसे पावर शेयर की इन्होंने बेल्जियम वालों ने? तो 4 पॉइंट पे काम किया। पहला है इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि पूरे देश की एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रखा है, यानी कि डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स के मिनिस्टर इक्वल होंगे। जब भी मुद्दे पर बहस होगी तो इक्वल मिनिस्टर हैं तो बात बराबरी की रहेगी। पॉपुलेशन कम ज़्यादा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में इन्होंने मिनिस्टर का नंबर इक्वल कर दिया। ठीक है, ताकि बराबरी बनी रहे। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, क्योंकि कैपिटल में स्पेशल प्रॉब्लम थी, मेजोरिटी माइनॉरिटी उल्टी हो रखी थी, तो उन्होंने कैपिटल में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई, सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रसेल्स विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और वहाँ भी फ्रेंच स्पीकर्स और डच स्पीकर्स के जो मिनिस्टर्स हैं उनका नंबर, उनका रिप्रेजेंटेशन बराबर रखा। ठीक है, तो ये हो गई बात। ये दोनों पॉइंट बिल्कुल आसान हैं, और एक जगह सेंट्रल गवर्नमेंट बनना, एक जगह जो है सिटी, कैपिटल सिटी में गवर्नमेंट बनना, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 देखो, मैनी पावर्स वर गिवन टू 2 रीजन। भाई पावर शेयरिंग की बात हो रही है ना, तो पावर शेयरिंग में जो 2 रीजन है, ओबियसली 2 रीजन कौन से हमने पढ़े हैं, एक जो है फ्लेमिश है, एक वेलोनिया है, तो उनको काफ़ी सारी पावर दे दी गई। ठीक है, तो पावर शेयर की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी पावर अपने हाथों में नहीं रखी। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो इन 2 रीजन्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर दे दी गई। ये हो गई बात। उसके बाद हम देखते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इन्होंने बनाई। अब ये क्या है? अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। एक और तीसरी तरह की सरकार बनाई जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। जो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो इसको बनाते हैं, चुनते हैं। और इसका काम क्या है? इसका काम उनके कल्चरल इश्यूज़, एजुकेशनल इश्यूज़ और लिंग्वल इश्यूज़ जो हैं इनको सेटल करना है। ठीक है, तो इस मॉडल को कहते हैं बेल्जियम का एकोमोडेशन मॉडल।
तो हमने देखा बेल्जियम के अंदर क्या है, बेल्जियम के अंदर डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी की वजह से टेंशन जनरेट होती है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने अपना एकोमोडेशन का मॉडल अप्लाई किया और उसके बाद इनकी प्रॉब्लम सेटल हो गई और इतनी बढ़िया सेटल हो गई कि एक हेडक्वार्टर की एक ब्रांच जो है यूरोपियन यूनियन की वहाँ पे ब्रसेल्स में बनाई गई, ठीक है। बहुत बढ़िया, इन्होंने शानदार काम किया और पावर शेयर करी, ठीक है। तो बेल्जियम ने पावर शेयर की और सुख शांति से ये लोग रह पाए, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है, पावर शेयरिंग हो गई। अब उसके बाद श्रीलंका का एग्जाम्पल देखते हैं। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, आपको बिल्कुल पता है, इंडिया के नक्शे के साथ आता है ना साउथ में, और पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है। इसका एथनिक कंपोजिशन समझो, यहाँ पे 74% सिंघाला स्पीकर्स हैं। एंशियंट टाइम से ही श्रीलंका को सिंगल द्वीप बोला जाता था, तो जो वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं वो सिंघालास बोले जाते हैं ना, तो वहाँ की जो लैंग्वेज है वो सिंघाला लैंग्वेज है। 18% तमिल स्पीकर्स हैं। अब ये तमिल वहाँ कैसे पहुँच गए, तो भाई ये तमिल ऐसे पहुँच गए, इंडियन तमिल की जो बात हो रही है 5%, क्योंकि कॉलोनियल टाइम में अंग्रेज उनको वहाँ लेके गए थे काम कराने के लिए, ठीक है ना, एज ए वर्कर्स। तो 18% तमिल स्पीकर्स हैं, इनमें भी 2 सब ग्रुप हैं। 13% श्रीलंकन तमिल हैं वहीं के नेटिव और 5% इंडियन तमिल हैं, ठीक है। मोटा मोटी अगर देखें तो 74% सिंहाला और 18% तमिल। तो यहाँ पे माइनॉरिटी में कौन है, तमिल स्पीकर्स हैं। अब इनके रिलीजन की बात करें तो सिंहाला जो हैं वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, तमिल हिंदू हैं भी हैं और मुस्लिम भी हैं, और 7% क्रिश्चियन भी हैं बेचारे, 7% बोथ तमिल्स और सिंहाला दोनों ही लैंग्वेज ये बोलते हैं। अब जो श्रीलंका है वो क्या करता है, वो मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो करता है। मेजोरिटेरियनिज्म एक पॉलिटिकल फिलोसफी है जिसमें माइनॉरिटी को दरकिनार कर दो, उसको वो जहाँ भी जाए हमें कोई मतलब नहीं है, और मेजोरिटी कम्युनिटी अपना शासन स्थापित करेगी, वो रूल करेगी, ये इसके अंदर माना जाता है। तो 1956 में श्रीलंका कैसे रूल बनाता है, वो मेजोरिटेरियनिज्म के रूल बनाता है। क्या रूल है, नंबर 1 सिंहाला ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, सिंहाला ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया गया। नंबर 2 पॉलिसी टू फेवर सिंहाला एप्लीकेंट्स इन जॉब, और जॉब्स में जो सिंहाला स्पीकर्स हैं उन्हीं को जो है फेवर किया जा रहा है, उन्हीं को लिया जा रहा है। और स्टेट भी यानी कि श्रीलंका की जो सरकार है वो बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट कर रही है, बुद्धिज़्म को जो है प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेजोरिटी कम्युनिटी के फ़ायदे की हैं और माइनॉरिटी के नुकसान की हैं। इससे तकलीफ हो जाती है किनको, तमिल स्पीकर्स को, और एक फीलिंग आती है एलिनेशन की कि भाई हम तो हमारे अपने ही देश में कौन हो गए, एलियन बॉडी हो गई। तो इसके लिए फिर उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने अपनी डिमांड रख दी। क्या डिमांड थी भाई, यहाँ पे जैसे इन्होंने इनको मार्जिनलाइज किया, इनको बाहर करा अपनी कम्युनिटी से, वैसे ही उन्होंने अपनी अपनी डिमांड रखी उसी नेचर की। क्या डिमांड है, पहला उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई और स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया। रिकग्नाइज तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज, उन्होंने डिमांड रखी कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ भाई, ठीक है, हम भी तो इसी देश में रहते हैं, हमारी भाषा का सम्मान करो, ठीक है। उसके बाद रीजनल ऑटोनॉमी, हमें एरियाज़ दो, वहाँ पे हम अपनी सरकार बनाएंगे, वहाँ पे रूल करेंगे, रीजनल ऑटोनॉमी दो हमको, ठीक है। और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, और हमको भी बराबरी में एजुकेशन और जॉब के मामले में हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। तो ये इनकी डिमांड थी। अब क्या इनकी डिमांडें सुनी गई, इनकी कोई डिमांड नहीं सुनी गई। क्यों, क्योंकि उन्होंने तो फॉलो करना था मेजोरिटेरिज्म। रिजल्ट क्या निकला, ये लोग लड़ पड़े, सिविल वॉर हो गया, हज़ारों लोग मारे गए, ठीक है। तो ये 2 कहानियां हमने पढ़ी, एक ने पावर शेयरिंग की, एक ने पावर शेयरिंग नहीं की। पावर शेयरिंग नहीं की तो उन्होंने मेजोरिटेरिज्म फॉलो किया और रिजल्ट निकला सिविल वॉर। समझदार कौन निकला, बेल्जियम। क्यों, क्योंकि उन्होंने पावर शेयर की। तो इसलिए पावर शेयर करनी चाहिए, डेमोक्रेटिक सिद्धांत है। आगे चलते हैं, वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। तो पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों डिज़ायरेबल है, तो इसलिए डिज़ायरेबल है, इसके 2 कारण हैं। पहला प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा है मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन कहता है पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि अगर पावर शेयरिंग आप करेंगे तो आपके झगड़े नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि सबको अपनी अपनी हक की चीज़ें मिल जाएंगी, तो वो क्यों लड़ेंगे भाई, ठीक है। दूसरा है पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, और जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो चलता रहेगा क्योंकि जनता शांत रहेगी। और दूसरा है मोरल रीजन, पावर शेयरिंग इज ए स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, क्योंकि सबको बराबरी दिए बिना, पावर शेयरिंग करे बिना तो डेमोक्रेसी अप्लाई हो ही नहीं सकती। ये मोरल रीजन है। पावर शेयरिंग डिजायरेबल है 2 कारणों की वजह से, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन। पावर शेयरिंग का एक और एग्जांपल है, एक जर्मन इंजीनियरिंग का कार्टून है जिसमें 2 हैंडल हैं, जर्मनी की 2 पार्टीज, राइवल पार्टीज जीत जाती हैं और मिलकर सरकार चलाती हैं। 2 हैंडल 2 स्टीयरिंग का मतलब यही है कि उनकी फिलॉसफीज अलग अलग हैं, काम करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी चलाते हैं। 2005 की बात है। उसके बाद है पावर शेयरिंग लेबनान का भी एक एग्जाम्पल है, प्लस कॉन्टेंट है, तो वो भी
उनका भी अपना एक अरेंजमेंट है जिसमें अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, और वो भी अलग अलग पोजीशन गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है बात लेबनान का एग्जांपल। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की अगर हम बात करें, लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, 4 फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग की। पहली है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या है, यहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं, गवर्नमेंट के अंग। लेजिस्लेचर कानून बनाने वाली बॉडी, एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करने वाली बॉडी, और जुडिशरी जो भी कोई मुद्दा मसला है उसको सॉल्व करने वाली, कानून की रखवाली करने वाली, कॉन्स्टिट्यूशन की भी गार्जियन होती है जुडिशरी। वो ये तो ये आपस में पावर को, एक दूसरे की पावर को जो है चेक करते रहते हैं, बैलेंस करते रहते हैं। इसको चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं। उसके बाद है वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग आप नाम से ही समझ रहे हो, जहाँ पे बड़े से छोटे लेवल की बात हो रही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई और लोकल गवर्नमेंट हो गई। तो इंडिया में हमें तीनों ही देखने को मिलती हैं। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग की बात है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद है नेक्स्ट इज अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो अलग अलग सोशल ग्रुप में पावर शेयर कैसे होगी भाई, तो रिलीजियस के बेस पे हो सकती है, लैंग्वेज के बेस पे हो सकती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम का एक एग्जांपल है। ठीक है ना, और हमारे देश में रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई हैं, वो भी इसी का एग्जांपल है। सोशल ग्रुप में कास्ट ग्रुप्स आ गए, रिलीजियस ग्रुप्स आ गए। ठीक है ना, जेंडर्स भी इसमें हम काउंट कर सकते हैं, और माइनॉरिटीज़ को भी फेयर चांस दिया जाता है पावर शेयर का। ठीक है, हमारे देश में ये सब होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है अमंग पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो पॉलिटिकल पार्टीज बनी हुई हैं। ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं, कभी कोई जीतती है तो कभी कोई हारती है, कभी कोई ओपोजिशन बनती है। तो इस तरीके से पावर शेयरिंग का साइकिल चलता रहता है। अलाइंसेस बनाते हैं, कोलिशंस बनाते हैं। अलाइंस इलेक्शन लड़ने से पहले जब पार्टीज दोस्तियां करती हैं, पॉलिटिकल अलाइंस बनते हैं। ठीक है, कोलिशन बनते हैं। जब कोई एक पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती तो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप बनते हैं, किसी मुद्दे पे लोगों में का इंटरेस्ट सेम है तो वो अपनी डिमांड गवर्नमेंट के सामने रखते हैं, ट्रेडर्स के, फार्मर्स के, बिजनेसमैन के, इंडस्ट्रियलिस्ट के। ठीक है, और अगर सरकार नहीं मानती उनके हक की बात तो वो मूवमेंट करते हैं, प्रेशर बनाते हैं। ठीक है, प्रेशर ग्रुप बनते हैं, मूवमेंट बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पावर शेयरिंग के 4 फॉर्म हैं। हॉरिजॉन्टल गवर्नमेंट, जहाँ सब बराबर हैं, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं बराबर हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। वर्टिकल पावर शेयरिंग में सेंटर स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर स्टेट एंड लोकल। ठीक है, और सोशल ग्रुप्स और अमंग पार्टी। तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे और उस चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।